नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज पहला जो कि केमिस्ट्री का होगा पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पिछली बार जब हमने पढ़ा था चैप्टर 1 का, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हमने पढ़ा था कि एक रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। तो सारे नियम हमने पढ़ लिया था। अब हमारा अगला पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण का प्रकार कितना होता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण हमारा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें प्रतिफल और अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या समान हो। और असंतुलित कौन होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें प्रतिफल और अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या समान न हो। तो आइए हम लोग इसके डेफिनेशन के लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। हमारा पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो हमने क्या बोला कि जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, तो लिखेंगे जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफलों, अभिकारक को लिख देते हैं, अभिकारकों और प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या समान हो। परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमारा जल का क्या होता है, H2O, चाहे H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, न कि यहाँ पर। जबकि जो हम रासायनिक समीकरण का जो भी समीकरण संतुलित करेंगे, मल्टीप्लाई जहाँ भी इसमें मान लीजिए 5 हमारा पदार्थ दिया गया हो, अगर किसी एक का भी परमाणु संख्या कम पड़ रहा है तो गुणा हम सबसे पहले से करेंगे, सबसे पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, सभी का बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर भी हम बढ़ा लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा बढ़ गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन में हम 2 से गुणा कर देंगे। ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और अभिकारकों तथा प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या समान न हो, परमाणुओं की संख्या समान न हो, उसे
असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यही हम ले लेंगे, एग्जाम्पल नहीं बदलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया हमारा और ऑक्सीजन 2 हो गया, दोनों ने मिलकर जल का निर्माण किया। तो अब देखिए दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसका जब दोनों का परमाणु संख्या समान ना हो तो ऐसे समीकरण को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है हम ये सीखेंगे। तो चलिए बुक में बहुत सारे दिए गए हैं समीकरण, उसमें से हम कुछ समीकरण लेकर संतुलित करते हैं और आप खुद भी ट्राई करना कुछ समीकरणों को। तो हम जैसे मान लीजिए हम पहला समीकरण जैसे यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए एक हमारा समीकरण है Mg प्लस HCl को जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है MgCl2 प्लस H2। तो देखिए इसमें हमारा जो अब देखिए हम इसमें क्या क्या देखेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो ये हमारा काम कहाँ बिगड़ रहा है? यहाँ पर आकर बिगड़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो भी इसमें हम पदार्थ लिए हैं सारे पदार्थ को लिख लेंगे। इसमें हमारा क्या है? एक तो है मैग्नीशियम प्लस एक हाइड्रोजन हो गया और HCl हो गया क्लोरीन। अच्छा तो हमारा मैग्नीशियम कितना है? 1 है, हाइड्रोजन भी हमारा 1 है और क्लोरीन का भी संख्या 1 है। अगर यहाँ पर हम देखें तो मैग्नीशियम हमारा 1 है और क्लोरीन की बात है तो क्लोरीन हमारा 2 है और हाइड्रोजन भी हमारा कितना है? 2 है। तो अब हम इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए देखिए कहाँ कहाँ बिगड़ रहा है काम वही पहले बनाएंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको या तो हम 2 करेंगे या इसको 1 करेंगे। तो इसमें से कुछ चेंज नहीं होता है। जो भी चेंजिंग करने के लिए हम इधर करेंगे ताकि बराबर हो जाए, घटा नहीं सकते हैं, बढ़ाएंगे ही हम। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। तो जब 2 हाइड्रोजन होगा तो हम क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे? नहीं, इसको हम आगे लिखेंगे। जब हम आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा हाइड्रोजन तो 2 हो गया, साथ साथ क्लोरीन भी हमारा 2 हो गया। इसका मतलब क्लोरीन भी हमारा 2 से गुणा हो गया। अब जब क्लोरीन में इधर 2 से हो गया तो क्लोरीन इधर 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है हमारा, ये सही हो गया। अब बाकी का देखिए हमारा क्या है। तो हमारा मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 हमारा हो गया, हाइड्रोजन 1 था वो भी 2 हो गया। तो ये हमारा है संतुलित समीकरण। अच्छा तो एक ये हो गया। अगर हम दूसरा लें तो हम चलिए एक दूसरा भी लेते हैं। कुछ करेंगे हम, कुछ आप भी करना। देखिए जैसे हमने एक लिया था H प्लस H2 प्लस Cl2 और हमारा बना था HCl। तो इसको भी हम संतुलित करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी पदार्थ रासायनिक विक्रिया में भाग लिया उसको हम लिख लेंगे। यहाँ का हाइड्रोजन हमारा कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? हमारा 1 है और क्लोरीन का भी संख्या कितना है? 1 है। तो देखिए हम संतुलित क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। अच्छा यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो जब हम इसमें 2 में गुणा करें तो हाइड्रोजन में तो यहाँ से करेंगे नहीं हम, इसके लिए क्या करेंगे? हम 2 में यहाँ से गुणा करेंगे। तो जब 2 में हम यहाँ से गुणा किए तो देखिए हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, मतलब क्लोरीन में भी हमारा 2 से गुणा हो गया। अब ये दोनों समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। अच्छा तो संतुलित का हमने 2 एग्जाम्पल दिए और भी हम करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारा नेक्स्ट समीकरण ये है, हम इसे संतुलित करेंगे। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले जो भी पदार्थ भाग लिया उसको लिख लेंगे। एल्युमिनियम हो गया हमारा, यहाँ पर Cl3 हो Cl हो गया,
इसके बाद क्या है, कैल्शियम हो गया और OH हो गया। अच्छा, अब कौन कितना है उसको हम एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए अल्युमिनियम में हमारे यहाँ पर कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, 3 है। कैल्शियम कितना है, 1 है। और OH हमारा कितना है, 2 है। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख लेंगे Al, OH, Ca और Cl2। अल्युमिनियम हमारा यहाँ पर भी 1 है, OH हमारा यहाँ पर 3 है, कैल्शियम हमारा यहाँ पर 1 है और Cl2 हमारा कितना है, 2 है। अब इसको हम समीकरण, इसका हम संतुलन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर अल्युमिनियम 1 है, अल्युमिनियम 1 है, हम इसको छेड़ेंगे नहीं। अगर आपको ऐसे कहीं मिले तो जहाँ सबसे ज़्यादा गिदरिंग हुआ रहता है ना, सबसे पहले हम उसको हल करते हैं। जैसे सबसे अधिक पदार्थ जहाँ हो, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो हम पहले इसको हल करेंगे, या आप चाहें तो लाइन से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर यहाँ आए तो देखिए कैल्शियम हमारा है, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ तक तो बात सही है। OH यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर OH कितना है, 3 है। तो हम इसको संतुलित करेंगे कब होगा, जब इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से हम यहाँ भी गुणा करेंगे। अब देखिए हमारा हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, 3 दूना 6। तो मतलब यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करेंगे तब नंबर बराबर होगा। तो जब यहाँ पर 2 से बराबर करेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा ना। अब हमारा अल्युमिनियम 2 हो गया, तो जब यहाँ हम गुणा किए तो इसमें भी 2 से गुणा हो गया। अब देखिए हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ये तो हमारा दोनों सेम हो गया, OH हमारा दोनों बराबर हो गया। अब बचा कैल्शियम हमारा 3 है, तो कैल्शियम अब जब यहाँ पर हमारा 3 है, हाँ, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। हम यहाँ से जब गुणा किए तो कैल्शियम में भी गुणा हो गया, तो कैल्शियम हम 3 से गुणा कर दिए। अब देखिए हमारा क्या क्या बचा, अल्युमिनियम बचा है। यहाँ पर अल्युमिनियम हमारा 2 है, अल्युमिनियम यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। और जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। और जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो क्लोरीन जो हमारा 3 है, इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्लोरीन कितना है, 2 है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। क्लोरीन हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। अब चलिए हम मिलाते हैं। अब यहाँ पर हमारा कैल्शियम, जब हम क्लोरीन में 3 से गुणा किया तो कैल्शियम में भी 3 से हमारा गुणा हो गया। तो अब हमारा क्या बन गया, देखिए यहाँ पर अल्युमिनियम 2, क्लोरीन 2, 3 दूना 6, क्लोरीन 3 दूना 6, कैल्शियम 3, OH 3 दूना 6, OH 3 दूना 6। ये हमारा समीकरण अब संतुलित हो गया। दोनों तरफ के, चाहे वो अभिकारक हो चाहे प्रतिफल हो, दोनों के परमाणुओं की संख्या हमारा समान हो गया। तो ये इसका समीकरण था। अब हम नेक्स्ट एक और, इसमें शायद आएगा नहीं, बड़ा बड़ा है, तो हम एक काम की, जब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम नेक्स्ट समीकरण को लिखते हैं। अब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। आप खुद से भी करना, बहुत ही आसान है, आप कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, लोहा 3 है, नहीं लोहा हमारा 1 ही है यहाँ पर ना। अब यहाँ पर H, हाइड्रोजन कितना है हमारा, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ऐसे यहाँ पर भी लिखेंगे, तो लोहा हमारा कितना यहाँ पर है, 3 है, ऑक्सीजन का संख्या 4 है, और हाइड्रोजन हमारा 2 है। अब देखिए इसे हम संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ के परमाणु की संख्या मिलाएंगे। यहाँ पर लोहा 1 है, यहाँ पर लोहा 3 है, तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। अब दोनों तरफ हमारा लोहा बराबर हो गया, इसका मतलब इसमें हम यहाँ 3 से गुणा कर दिए। अब देखिए आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, चलिए यहाँ हाइड्रोजन तो हमारा सेम है। अब बचा ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा कर देंगे ताकि हमारा ऑक्सीजन बराबर हो जाए। और जब यहाँ 4 से गुणा करेंगे, इसका मतलब ये 4 कहाँ है हमारा, यहाँ से गुणा करना पड़ेगा। और जब यहाँ गुणा करना पड़ेगा तो ये तो हाइड्रोजन में भी हो गया, तो हाइड्रोजन में भी हम 4 से गुणा कर दिए। अब हाइड्रोजन में जब 4 से गुणा किए तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 4 दूना 8, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन में 4 से गुणा कर देंगे ताकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। जब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब मिलाते हैं हम, देखिए यहाँ पर लोहा 3, ऑक्सीजन 4 दूना हाइड्रोजन 4 दूना 8, हाइड्रोजन 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ये अब हमारा संतुलित हो गया। अब ऐसे ही एक और समीकरण है, इसमें हमारा एक समीकरण है KCl
3। इसको जब हम संतुलित करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है अभी क्रिया के बाद, KCl प्लस O2। अब देखिए हम इसे संतुलित करेंगे तो ये तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या हमारा के है पोटासियम, यहाँ पर क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। ये हमारा 1 है, क्लोरीन हमारा 1 है, ऑक्सीजन हमारा 3 है। तो यहाँ पर भी करेंगे तो क्लोरीन हमारा 1 है, पोटासियम भी 1 है और ऑक्सीजन हमारा 2 है। अब हमें इसे संतुलित करना है। तो देखिए कहाँ काम बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यही काम बिगड़ा है, बाकी सब तो बराबर है। तो देखिए यहाँ हम 3 है ना, 2 यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 3 है। तो बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पर। तो यहाँ तो 3 दूना 6 हो गया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तब जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पूरा गुणा करना पड़ेगा, और जब यहाँ से गुणा हम करेंगे तो हमारा ये पोटासियम में भी 2 से गुणा हो गया और क्लोरीन में भी 2 से गुणा हो गया। अब यहाँ पर हमारा पोटासियम 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीजन 6 है, क्लोरीन और पोटासियम 1 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर भी हम, यहाँ पर 2 है ना, तो गुणा करने के लिए, बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। अब जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे मतलब इसमें भी हमारा 2 से गुणा हो गया और इसमें भी 2 से गुणा हो गया। तो अब देखिए हमारा संतुलन समीकरण संतुलित हो गया। पोटासियम 2, पोटासियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसे संतुलित करेंगे तो सबसे पहले जो जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है उसे लिख लेंगे। और यहाँ पर SO4, तो अल्युमिनियम में यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन हमारा 2 है और SO4 हमारा कितना है, 4 है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, उधर का भी हम लिखेंगे। तो इधर हमारा क्या है, अल्युमिनियम हमारा 2 है, SO4 हमारा कितना है, 3 है और हाइड्रोजन कितना है हमारा, 2 है। अब हम इसे संतुलित करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 1 होगा ना, SO4 तो हमारा 1 ही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अल्युमिनियम 1 है, यहाँ पर अल्युमिनियम 2 है। तो हम इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 से गुणा यहाँ मतलब 2 से गुणा यहाँ भी हो गया, अल्युमिनियम हमारा बराबर हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर SO4 हमारा 1 है, यहाँ पर SO4 3 है। तो क्या करेंगे, हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा कहाँ होगा, यहाँ होगा। और जब यहाँ होगा तो हमारा सल्फर यहाँ पर कितना हो गया, हाइड्रोजन हमारा 2 है ना, इसमें और 3 से गुणा हो गया। तो हमारा हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6। तब यहाँ पर भी हमें बराबर करना पड़ेगा, 2 है, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6 भी हो गया, 3 दूना 6 भी हो गया। तो हमारा अल्युमिनियम 2 हो गया, अल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, सल्फर यहाँ पर 3 है, यहाँ SO4 3 है, यहाँ पर भी SO4 हमारा 3 है। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसमें क्या नेक्स्ट समीकरण हम दिया है, और भी इसमें समीकरण दिया है, देखते हैं। नहीं, हमने लगभग 100 को अटेम्प्ट कर लिया। तो चलिए ये था हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित हम कैसे करते हैं, हमने ये जान लिया। आप और भी समीकरण बुक से लेकर उसे संतुलित करके प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप इसे भूले ना। अच्छा बस इसमें ध्यान देना है कि दोनों तरफ के जो अभिकारक हो चाहे प्रतिफल हो, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या हमारा कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। जितना इधर होना चाहिए उतना ही उधर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर हो गया तो संतुलित है, नहीं बराबर हुआ तो असंतुलित है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक समीकरण बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है और क्या क्या हमें मिलता है। तो देखिए पहला इसमें क्या है, एक हम जब समीकरण बना रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है। सबसे पहले अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और इनका परमाणु संख्या क्या क्या है या इनका संकेत सूत्र क्या है। तो लिखेंगे
अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेत तथा सूत्र की जानकारी देता है। इसमें यह बता रहा है कि इस आपने जो पदार्थ लिया उस पदार्थ का संकेत क्या है और सूत्र क्या है। दूसर का रासायनिक समीकरण में अभिकारक के रूप में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं तथा प्रतिफल के रूप में कौन कौन से पदार्थ हमें प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन से पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। देखिए हमें प्रतिफल के रूप में क्या लिया है, मिला है, और हमने उसका अभिकारक रूप में हमने क्या लिया है। ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट बुक में दिया है यह अभिकारकों के परमाणु और अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। और अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अभिक्रिया के बाद निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं तथा अणुओं के अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। 4 पॉइंट हो गया। इसमें 5वां पॉइंट है यह अभिकारकों तथा प्रतिफलों के मोलों की अनुपात की जानकारी देता है। यह अभिकारकों के नहीं,
यह अभिकारक और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। जानकारी देता है। ये 5 पॉइंट हो गया। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट रह गया है, इसमें आ जाएगा, पहले लिख देते हैं, बोलते हैं यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों के अनुपात को बताता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात को बताता है। तो ये 5-6 पॉइंट हो गए। एक रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचनाएं मिलती है, कौन कौन सा चीज हमें सीखने को मिलते हैं, तो ये था। इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसका आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है भारतीय भवन में, खूब बढ़िया डिटेल से। आप चाहें तो उसको भी याद कर सकते हैं, फिगर उसका याद कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, कि एक रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो देखिए बहुत फायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन लिखते हैं हिंदी में, तो हाइड्रोजन 5-6 शब्द हो जा रहा है। उसी को जब हम उसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो उसका हम सिर्फ संकेत लिखेंगे। हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं, तो एक तो हो गया। तो उससे क्या होता है, हमारा समय का बचत होता है। जैसे हाइड्रोजन लिखने में हमें 5-6 सेकंड लग जाएंगे, और सिर्फ H लिखेंगे तो हमारा एक सेकंड लगेगा मुश्किल से। तो इसे लिखेंगे हम, समय की बचत होती है, समय की बचत होती है। दूसरा, एक तो समय की बचत हो गया। दूसरा का हमारा, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन लिखने के लिए इतना हमें पेज लगेगा, तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन हमें H से संकेत से लिखना होगा तो बस इतना में हो जाएगा। तो इससे और क्या होगा, हमारा कागज की भी बचत होगा। तो कागज की भी बचत होती है। तीसरा, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल बनाने के लिए एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल प्राप्त करने के लिए एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिकारकों की मात्रा की जानकारी मिलती है। आवश्यक अभिकारकों के मात्रा की जानकारी। मात्रा की जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें पॉइंट है, हाँ एक है, संपूर्ण विश्व में व्यवहार होता है। संपूर्ण विश्व में व्यवहार में लाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिखने और पढ़ने में आसानी होती है।
लिखने और पढ़ने में आसान होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर H2 प्लस O2 2H2O, ये हमारा एक जल का सूत्र हो गया। तो देखिए हमें कैसे प्राप्त होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का एक परमाणु का हाइड्रोजन के परमाणु संख्या हमारा 1 होता है। यहाँ पर संतुलित पहले कर देना, यहाँ पर संतुलित पहले कर दे हम 2H2, हाँ संतुलित हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या हमारा कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 दूना 4 हो गया। प्लस ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 ये हो गया। फिर ऐसे ही 2 इंटू H2 हमारा कितना है 2 प्लस 16। अब देखिए 2 दूना 4 प्लस 16 दूना 32, ये हो गया 2 गुना 18 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 32 4, नहीं कहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या, नहीं 32 4 36, और ये भी कितना हो जाएगा 18 दूना 36। अच्छा समीकरण संतुलित है। देखिए इससे हमें क्या पता चला, देखिए जैसे हम हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन, इतना समय भी लगा हमारा, इतना जगह लिया, सिर्फ H लिख दिया हो गया। तो इससे में क्या हुआ, कागज का बचत हुआ, समय का बचत हुआ, पढ़ने में आसान हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन का उच्चारण करने में दिक्कत होगा और सिर्फ H लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो लिखने पढ़ने में आसान हुआ। अब देखिए एक प्रतिफल बोल यहाँ पर है, एक निश्चित मात्रा में प्रतिफल, हमें अगर इतना प्रतिफल प्राप्त करना हो तो उसे हमें कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो ये था एक रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से अनेक लाभ हैं, तो आप अपने इसे देख लिया। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, इसके सारे के बाद के सारे पॉइंट हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं कोई परेशानी आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, समझ में आपको जरूर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी बोलें इस परिवार से जुड़ने के लिए, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।